तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं विराज आज आपके लिए एक ऐसी भयानक घटना लेकर आया हूं जो दो दिलों की कहानी है। एक ऐसे गहरे प्यार का इतना भयानक अंत होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और इसके अंदर केवल और केवल कुछ लोगों की जिद्दी की वजह से दोनों ही प्रेमियों को एक अधूरे सफर के साथ यह जीवन लीला एक अलग ही दुनिया में धकेल दी गई। देखिए, लोगों को प्रेम में यह भी अंदाजा नहीं होता है कि वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी को अपने प्रेमी के सिवाय बाकी दुनिया फीकी लगने लगती है और वह अपने प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये घटना हमें बताई है उन दोनों प्रेमियों को अच्छे से जानने वाले उनके माता पिता ने ही हमारे साथ स्टोरी शेयर की है, क्योंकि आज वह दोनों ही प्रेमी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और इन सब के पीछे क्या वजह थी, कैसे यह पूरा घटनाक्रम हुआ और किसकी इसमें सबसे बड़ी गलती थी, यह आपको स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलने वाला है। लेकिन आज उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा पछतावे में जी रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी जिद ना की होती तो शायद एक बेहतर और एक बहुत ही शानदार जिंदगी वह दोनों जी रहे होते। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए गहरी हॉरर दुनिया की स्टोरी भी आ चुकी है, जो केवल मेंबर्स को ही सुनने को मिलेगी। तो अगर आप उस गहरी अंधेरी दुनिया की डार्क स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। एक घर से झगड़े और मारपीट की आवाजें आ रही थी। इतने में एक 7 साल का बच्चा रोता हुआ घर से बाहर आया। उसके मासूम चेहरे पर अजीब सी उदासी झलक रही थी और उसकी पलकें भीगी हुई थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक शांत भरे माहौल की जरूरत थी। वो अपने कानों पर हाथ रखते हुए रोने लगा, लेकिन झगड़े की आवाजें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और उससे कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो आज के दिन तुम्हें रोना नहीं चाहिए बल्कि मुस्कुराना चाहिए। इतना सुनते ही जैसे ही उस बच्चे ने उस अनजान व्यक्ति की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। वो व्यक्ति विक्रांत था, जो एक दोस्त की तरह था और वह घर के सामने ही रहता था। विक्रांत ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने जन्मदिन पर नहीं रोओगे। उस बच्चे का नाम आयुष था। विक्रांत की बातों का जवाब देते हुए आयुष ने कहा, वादा तो मेरे मम्मी पापा ने भी किया था कि मेरे जन्मदिन पर वह एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, सब प्यार और खुशी से रहेंगे। मैंने तो बस एक दिन की खुशी मांगी थी, वह भी नहीं मिली और सुबह सुबह ही मम्मी पापा के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। ये कहते ही आयुष की आंखों से आंसू छलकने लगे। विक्रांत ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना। इस पर आयुष ने नाराजगी जताते हुए कहा, झूठ, जब भी मैं आपके पास आता हूं आप हर वक्त काम में व्यस्त रहते हो। तभी विक्रांत ने उससे कहा, अच्छा चलो अपनी आंखें बंद करो। आयुष ने बड़े ही मासूमियत से पूछा, क्यों, आंखें बंद करके क्या होगा भैया? आयुष के भोले अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराते हुए विक्रांत ने कहा, अरे एक बार आंखें बंद तो करो, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। इतना सुनते ही आयुष के मायूस चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी विक्रांत ने एक बड़ी सी गुड़िया आयुष के सामने लाते हुए कहा, अब अपनी आंखें खोलो। आयुष ने आंखें खोलकर देखा तो उसके हाथ में एक सुंदर सी गुड़िया थी, जिसे देखकर आयुष खुश हो गया। मगर अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर मैं इसे अंदर ले गया तो पापा कहेंगे कि लड़का होकर भी गुड़िया से खेलता है। इस पर विक्रांत ने कहा, फिक्र मत करो, यह गुड़िया अब सिर्फ तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, तुम्हारे पापा भी नहीं। रात में हमेशा इसे अपने सीने से लगाकर सोना, इसके होने से तुम्हें कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं है। आयुष गुड़िया की तरफ देखते हुए विक्रांत की बात ध्यान से सुन रहा था। आयुष को उस गुड़िया की आंखें काफी बड़ी और आकर्षित लग रही थीं। विक्रांत को धन्यवाद कहकर आयुष गुड़िया को लेकर वापस अंदर चला गया। विक्रांत एक साधारण सा आम लड़का था जिसकी एक गुड़ियों की दुकान थी। वह दुकान उसके पिता के नाम पर थी, या फिर यूं कहें कि वह दुकान उसके पिता की आखिरी निशानी थी। विक्रांत के पिता विनोद एक अच्छे कलाकार रह चुके थे।
उनमें गुड़िया बनाने और उसे डिजाइन करने की एक खूबसूरत कला थी। और इसी कला के चलते विनोद ने जयपुर में गुड़ियों की दुकान अपने नाम पर खोल ली थी। उस दुकान से उनका खर्चा काफी अच्छा चलने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे वह दुकान लोगों के बीच में काफी मशहूर होती जा रही थी। उनकी बनाई हुई गुड़िया लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे। हर वक्त उस दुकान में ग्राहकों की भीड़ जमा होती रहती थी। उस वक्त विक्रांत 10 साल का था। अपने पिता का काम देखकर विक्रांत अपने पिता से प्रेरित होना चाहता था। वह भी अपने पिता की तरह इस काम में शामिल हो जाना चाहता था। मगर विनोद अपने बेटे विक्रांत को पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा बनाना चाहता था। भले ही विनोद को इस काम से पैसे ज्यादा आते थे, मगर वह अपने बेटे को बड़ा बनते हुए देखना चाहता था। इसलिए विनोद ने ज्यादातर अपनी कमाई विक्रांत के अच्छे स्कूल और पढ़ाई पर लगा दी थी। विक्रांत भी अपने पिता के खातिर पढ़ाई में ध्यान देने लगा था और परीक्षा में अच्छे नंबर भी लाने लगा था। लेकिन देखते ही देखते विनोद की उम्र बीतती गई और उम्र के साथ साथ विनोद काफी बीमार भी पड़ने लग गए थे। घर के खर्चे चलाने के लिए अब विक्रांत को वह दुकान संभालनी पड़ गई थी। यहां तक कि उसने गुड़ियों को डिजाइन करना भी सीख लिया था। विक्रांत का मन अब दोबारा से इस काम में लग गया था। उसे अलग ही खुशी मिलती थी इस काम से। मगर विनोद की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में विनोद चल बसे थे। विनोद के गुजर जाने के बाद विनोद की बीवी भी कुछ सालों बाद चल बसी थी। अब विक्रांत के पास सिर्फ रहने के लिए घर और खर्चा चलाने के लिए दुकान रह गई थी। इस दुकान से विक्रांत का गुजारा तो अच्छा चल जाता था, मगर अपने माता पिता को खोने का दुख विक्रांत को बहुत सताता रहता था, क्योंकि वह अब काफी अकेला पड़ चुका था। उसके दोस्त यार भी स्वार्थी थे, जो सिर्फ काम के लिए उसे याद किया करते थे। इसलिए वक्त के साथ विक्रांत ने खुद को काफी बदल लिया था। इस अकेले भरे माहौल में वह खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। इस अकेलेपन में वह खुश रहने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसे खुशी लोगों की मदद करने में मिलती थी, जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर किसी बुजुर्ग महिला को रास्ता पार करा देना, आयुष जैसे बच्चे से दोस्ती कर लेना। वह सबको एक ही नजर से देखता था, किसी में भी भेदभाव नहीं करता था। वह सबके लिए एक फरिश्ता था, जैसे आयुष के लिए विक्रांत देखने में भी काफी अच्छा था, पढ़ा लिखा भी था। कई लड़कियां तो उसे अपना दिल दे बैठी थीं, पर विक्रांत का दिल सिर्फ एक ही लड़की के लिए धड़कता था, जिसने उसके अकेलेपन को मिटा दिया था। कुछ महीने से विक्रांत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलकती थी, और उसकी इस खुशी का कारण वह लड़की थी जो अब विक्रांत की जान बन चुकी थी। जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी। एक शाम काफी भारी बारिश हो रही थी, साथ ही दुकान में आज ग्राहकों की तादाद भी कम थी। मौसम का हाल देखते हुए विक्रांत ने खुद से कहा, ऐसी भारी बारिश में कौन गुड़िया खरीदने आएगा। बेहतर होगा अगर मैं आज वक्त पर घर पहुंच जाऊं, वरना शाम ढलते ढलते रात हो जाएगी और मुझे रात के अंधेरे में भीगी सड़कों पर चलना पड़ेगा। यही सोचते हुए विक्रांत ने आज दुकान बंद करने का मन बना लिया, मगर तभी पिल्ले सूट में एक खूबसूरत सी लड़की छाताली दुकान के अंदर घुस गई। उसके आते ही विक्रांत की नजर एकदम से उस लड़की पर चली गई। वह लड़की दिखने में वाकई बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल भीगे हुए थे, माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। विक्रांत उसे देखता ही रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। विक्रांत की तरफ देखते हुए उस लड़की ने कहा, अब यूं ही खड़े खड़े निहारते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी। विक्रांत उसकी खूबसूरती में इस कदर खोया हुआ था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। इस पर उस लड़की ने कहा, तुम तो ऐसे निहार रहे हो जैसे मुझे पहली बार देख रहे हो। ठीक है, मत दो जवाब, मैं चली जाती हूं। इतना बोलकर वह लड़की जाने के लिए पलटती है, मगर तभी विक्रांत उसे आवाज देते हुए पुकारता है, नताशा रुको। इतना कहते ही विक्रांत ने नताशा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अपनी बाहों में भरते हुए विक्रांत ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं तुम पर से अपनी नजरें ही नहीं फेर पा रहा था, तो जवाब क्या ही दे पाता। इस पर नताशा ने कहा, इसीलिए तो आज खास तुम्हारे लिए इतना सवर कर आई हूं। देखो ना आज मौसम कितना सुहाना है, क्यों ना इस प्यार भरे मौसम में हम दोनों कुछ खास पल बिताए। विक्रांत ने कहा, मौसम तो बस एक बहाना है,
मुझे तो हर दिन तुम्हारे साथ हसीन पल बिताना है। इस पर नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो मेरे साथ। विक्रांत ने पूछा, कहां चलो? नताशा ने कहा, बस तुम चलो जहां मैं तुम्हें ले जाऊं। इतना कहते ही नताशा विक्रांत का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। विक्रांत भी बिना किसी सवाल जवाब के नताशा के साथ बारिश में भीगते हुए चल पड़ता है। विक्रांत को यूं बारिश में भीगता देख नताशा खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी यह खिलखिलाहट हंसी देखकर विक्रांत को उस पर और भी प्यार आने लगा। तभी नताशा ने अपना छाता विक्रांत की तरफ बढ़ा दिया। बारिश का मजा लेते हुए नताशा और विक्रांत एक चाय की टपरी के सामने रुक जाते हैं। थोड़ी ही देर में चाय के 2 गिलास विक्रांत और नताशा के हाथों में थमा दिए जाते हैं। नताशा इस पल को पूरी तरह जी रही थी और विक्रांत की नजरें नताशा पर ही टिकी हुई थी। विक्रांत की ओर देखते हुए नताशा ने पूछा, ऐसे क्या देखते रहते हो मुझे? इस पर विक्रांत ने कहा, देख नहीं रहा, बस सोच रहा हूं। नताशा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? विक्रांत ने कहा, यही कि एक अमीर बिजनेसमैन अनुज सक्सेना की बेटी को मुझ जैसे मामूली से दुकानदार में ऐसा क्या दिख गया। कभी कभी तो मुझे यह सब एक सपने जैसा लगता है। कभी नहीं सोचा था कि कोई इस कदर प्यार करने वाला भी मिलेगा। आखिर क्या दिख गया तुम्हें मुझ में? विक्रांत की तरफ प्यार से देखते हुए नताशा ने कहा, तुम में वह सब कुछ दिखता है जो हर किसी में नहीं दिखता। नताशा ने आगे कहा, तुम शांत स्वभाव के हो, दिल के काफी अच्छे हो और सूरज से भी अच्छे दिखते हो। और सबसे खास बात, तुम्हारे पिता के प्रति जो प्यार है ना, वो साफ तुम्हारी आंखों से झलकता है। मैं जानती हूं तुम एक अच्छे एजुकेटेड लड़के हो, तुम्हें कोई भी नौकरी मिल सकती है, मगर अपने पिता की दुकान यानी आखिरी निशानी को तुम आज भी ताजा रखना चाहते हो। तो तुम ही बताओ, ऐसे इंसान से किसको प्यार नहीं होगा? नताशा के मुंह से यह बात सुनकर विक्रांत की आंखें अचानक से भर आई। वो इस वक्त खुद को काफी खुशकिस्मत समझ रहा था। बारिश थमने तक दोनों यूं ही एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हुए थे, मगर अगले पल नताशा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर देखा। नताशा ने कहा, घर जाने का वक्त हो गया है, जाना पड़ेगा। विक्रांत ने कहा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, इसी बहाने तुम्हारे घर का पता भी मिल जाएगा। इस पर नताशा ने कहा, मन तो मेरा भी है तुम्हें अपने घर लाने का, पर अगर पापा ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। विक्रांत ने कहा, कैसी मुसीबत? तुम अपने पापा से इतना क्यों डरती हो? एक बार तुम उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बता दो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस पर नताशा ने कहा, अच्छा जी, ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारे पास? विक्रांत ने कहा, बहुत जल्द वह भी दिख जाएगा, बस तुम एक बार सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। नताशा ने कहा, मेरे पापा के गुस्से का सामना तुम्हें ना ही करना पड़े तो बेहतर है, इसीलिए मैं अपने तरीके से उन्हें मना लूंगी। नताशा इतना बोलकर जाने लगती है। विक्रांत भी अपने घर जाने लगता है। अनुज सक्सेना घर पर अपनी बेटी नताशा के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके मन में नताशा को लेकर कई सवाल चल रहे थे। यह नताशा आजकल सारी शाम कहां रहती है? अनुज यह सब सोच ही रहे थे कि तभी नताशा घर के अंदर कदम रखती है। कदम रखते ही नताशा सामने अपने पिता अनुज को पाती है। बारिश के कारण नताशा सिर से लेकर पांव तक पूरी भीग चुकी थी। अपनी बेटी को इस तरह देखकर अनुज ने सवाल में पूछा, इतनी बारिश में तुम कहां गई थी? इस पर नताशा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर घूमने गई थी, सोचा मौसम अच्छा है तो क्यों ना ऐसे मौसम में बाहर चलें। अनुज ने कहा, ऐसी कौन सी दोस्त है जिसके पीछे तुमने अपनी पढ़ाई, अपना काम और अपने सारे रिश्ते भूल गई? जरा हमें भी तो मिलवाओ अपनी उस खास दोस्त से। नताशा ने कहा, अरे नहीं पापा, ऐसा नहीं है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इस पर अनुज ने कहा, तो फिर सारी शाम तुम कहां रहती हो? किस दोस्त के साथ रहती हो? एक दिन तुम उसे अपने घर बुलाओ। नताशा ने कहा, जी पापा, किसी दिन जरूर लेकर आऊंगी उसे यहां। अच्छा पापा, मैं कपड़े बदलने जा रही हूं, बहुत भीग गई हूं। यह कहकर नताशा अपने कमरे में चली जाती है। मगर नताशा के पिता अनुज सक्सेना को अपनी बेटी पर शक होने लगा था, क्योंकि नताशा कोई ना कोई नया झूठ बोलकर घर से चली जाया करती थी। अनुज जब भी नताशा के पुराने दोस्त यार से फोन करके पूछते तो वह लोग साफ कह देते थे कि नताशा उनके घर पर नहीं है, जिससे अनुज का शक अब और भी बढ़ गया था।
लेकिन उनके इस शक से बहुत कुछ बदलने वाला था। इतने में विक्रांत भी अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसे नताशा का ख्याल आने लगता है। नताशा के साथ बिताए सारे हसीन पल विक्रांत याद करने लगता है। वह पहली मुलाकात, सब कुछ विक्रांत याद करने लगता है। विक्रांत और नताशा के रिश्ते को सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे, मगर इन कुछ ही महीनों में दोनों का प्यार गहरा होता गया था। पहली मुलाकात के बाद किस्मत इन दोनों को एक दूसरे से बार बार सामना करा रही थी। किसी न किसी बहाने से दोनों में मुलाकात होती रहती थी और इन कुछ मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। विक्रांत के लिए यह सब एक खूबसूरत सपने जैसा था, पर नताशा के लिए विक्रांत सबसे अलग और सबसे काबिल इंसान था। मगर नताशा अपने पिता को बताने से डरती थी, इसीलिए वह अब अपने पिता से झूठ बोलकर रोज विक्रांत से मिलने जाया करती थी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। हर शाम की तरह विक्रांत अपने घर पर नताशा के साथ हसीन पल बिता रहा था। दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें कोई होश ही नहीं था। मगर इसी बीच नताशा का फोन बज उठा। विक्रांत से अपना ध्यान हटाते हुए नताशा ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। फोन की स्क्रीन पर देखते ही नताशा ने कहा, अरे ये तो पापा का फोन है। विक्रांत, कोई आवाज मत करना, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि मैं तुम्हारे घर में हूं। इतना कहकर नताशा ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ पापा बोलिए, आपने अचानक यूं फोन किया, सब ठीक है ना? फोन पर अनुज ने कहा, बस ऐसे ही मन किया बात करने को। वैसे कहां हो तुम अभी? इस सवाल पर नताशा थोड़ी घबरा गई, लेकिन झूठ बोलते हुए नताशा ने कहा, आपको बताया तो था, मैं अपने एक दोस्त के घर पर हूं। इस पर अनुज ने कहा, निशा के घर पर हो ना? नताशा ने कहा, हाँ पापा, मैं निशा के ही घर पर हूं। पर क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? इस पर अनुज ने कहा, कुछ नहीं, बस यही जानना था। चलो अब मैं फोन रखता हूं। इतना कहकर अनुज ने फोन काट दिया। मगर नताशा को यह काफी अजीब लग रहा था और साथ ही उसे थोड़ा अब डर भी लगने लगा था। नताशा के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ? अंकल ने कुछ कहा तुम्हें? नताशा ने कहा, नहीं कहा तो कुछ नहीं, पर वह जिस तरह मुझसे सवाल कर रहे थे ऐसा लग रहा था उन्हें मुझ पर शक हो गया है, और अगर ऐसा है तो यह हमारे रिश्ते के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस पर विक्रांत ने कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है, और आखिर उन्हें शक तो होना ही था। तुम जितना ज्यादा छिपाओगी उनसे वह उतना शक करेंगे। तुम उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बता क्यों नहीं देती? मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नताशा ने कहा, तुम मेरे पापा के गुस्से को नहीं जानते। एक बार वह जिद पर अड़ गए तो उन्हें कोई मना नहीं सकता। इसलिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूं उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताने के लिए। दोनों के बीच यही बातें चल ही रही थीं, मगर अगले पल दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रांत ने नताशा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं देखकर आता हूं कौन है। विक्रांत कमरे से निकलकर जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी नताशा ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, दरवाजा खोलने से पहले मुझे एक बार खिड़की से झांकने दो कि दरवाजे पर कौन है। इतना कहकर नताशा ने तुरंत खिड़की से पर्दा हटाते हुए बाहर की तरफ झांका। बाहर की तरफ देखते ही नताशा के होश उड़ गए। नताशा घबराते हुए विक्रांत को कुछ इशारा करने लगी। विक्रांत उसे शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ। क्या हुआ? कौन है बाहर? नताशा ने धीमी आवाज में कहा, अभी दरवाजा मत खोलना, मेरे पापा दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जिसका डर था वही हुआ। तुम तब तक मुझे किसी ऐसे कमरे में छुपा लो जहां उनकी नजर ना पड़े। दोनों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। दरवाजे पर अब दूसरी बार दस्तक हो चुकी थी। तभी घबराहट के मारे नताशा की नजर एक कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ जाती है। नताशा उसी कमरे की तरफ दौड़ने लगी, मगर नताशा को वहां जाते हुए विक्रांत ने देख लिया और उसे तुरंत रोकते हुए कहा, वह कमरा नहीं, उस कमरे में मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। नताशा ने कहा, देखो अभी इन सब के लिए समय नहीं है, मुझे हर हाल में कहीं छुपना है। लेकिन विक्रांत उसका हाथ पकड़कर उसे बार बार उस कमरे की तरफ जाने से रोक रहा था। नताशा ने कहा, आखिर क्या है उस कमरे में जो तुम वहां मुझे कभी जाने नहीं देते? तभी अचानक दरवाजे पर एक जोर की दस्तक होती है, जिसे सुनकर दोनों एक पल के लिए घबराए गए थे।
विक्रांत ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, वक्त आ गया है उन्हें सब बताने का। तुम्हें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं दरवाजा खोल कर आता हूं। विक्रांत को खुद पर पूरा यकीन था कि वह नताशा के पिता को इस रिश्ते के लिए मना लेगा, और यही सोचकर विक्रांत ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अनुज सक्सेना अपने एक बॉडीगार्ड बलवीर के साथ घर के अंदर आ गए। पर जैसे ही वह घर के अंदर आए, उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी जो सामने खड़ी थी। नताशा को इस घर में देखकर अनुज का शक अब यकीन में बदल गया था। उसी पल विक्रांत वहां आकर अनुज से कहने लगता है, देखिए आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। विक्रांत की तरफ गुस्से भरी नजर से देखते हुए अनुज ने कहा, पीछे हटो तुम। मैं अपनी बेटी से सवाल जवाब करूंगा और तुम बीच में कुछ नहीं कहोगे। अनुज ने गुस्से भरे स्वर में अपनी बेटी से पूछा, क्या यही तुम्हारा खास दोस्त था जिसके लिए तुम पूरा दिन बाहर रहती थी? नताशा ने घबराते हुए अपना सिर हां में हिलाया। अनुज ने पूछा, क्या यही वह लड़का है जिससे तुम प्यार करती हो? नताशा ने एक बार फिर हां में जवाब दिया। यह देखकर अनुज का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने नताशा को थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, तुझे एक गटरा छाप ही मिला था प्यार करने के लिए। मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया तुझे। इतना देखकर विक्रांत माहौल को शांत करने के लिए बीच में आ गया, मगर अनुज के इशारे पर उनके बॉडीगार्ड बलवीर ने विक्रांत को पीछे की तरफ धक्का दे दिया था, जिससे विक्रांत लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। नताशा जैसे ही विक्रांत के पास जाने लगी, उसी पल अनुज ने अपनी बेटी नताशा का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगा। विक्रांत जैसे ही रोकने के लिए आगे बढ़ा, बलवीर ने उसे मारना शुरू कर दिया। नताशा यह सब होते हुए देख रही थी। नताशा की आंखों के सामने वह बलवीर विक्रांत को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था। नताशा ने विनती करते हुए अपने पिता से कहा, आप बलवीर को रोक लीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगले पल बलवीर अनुज के कहने पर रुक जाता है और तीनों विक्रांत के घर से चले जाते हैं। विक्रांत जमीन पर आधा घायल पड़ा था, उसके मुंह से खून भी बहने लगा था, मगर इस वक्त उसे सिर्फ इस बात का अफसोस हो रहा था कि वह नताशा को जाने से रोक नहीं पाया। लेकिन विक्रांत इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो नताशा से इस कदर प्यार कर बैठा था कि नताशा के लिए वह कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार था। विक्रांत किसी भी कीमत पर नताशा को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता था। वो दोबारा से उस अकेलेपन में वापस नहीं जाना चाहता था। कई दिनों तक विक्रांत नताशा के नंबर पर डायल करता रहा, मगर नताशा अब किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे पा रही थी। विक्रांत अब काफी चिंतित में आ गया था। अपना सारा काम छोड़कर वह नताशा के घर का पता ढूंढने में लग गया था। कई कोशिशों के बाद विक्रांत को नताशा के घर का पता मिल गया था। वह तुरंत नताशा के घर जा पहुंचा, मगर दोनों बॉडीगार्ड्स बलवीर और अमनदीप विक्रांत को गेट के अंदर तक बढ़ने नहीं दे रहे थे। पर विक्रांत नताशा को किसी भी हालत में अपने साथ ले जाना चाहता था। गेट के बाहर खड़े होकर विक्रांत बार बार चिल्लाते हुए नताशा का नाम पुकारे जा रहा था, और अगले ही पल अनुज ने उसे अंदर आने दिया। विक्रांत बड़ी ही उम्मीद से आलीशान घर के अंदर बढ़ा। अंदर बढ़ते ही उसका सामना नताशा से हो गया। नताशा को सामने देखकर विक्रांत दौड़ता हुआ नताशा के करीब आने लगा, मगर उसी पल नताशा ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोक लिया। ऐसा करने पर विक्रांत एक जगह रुक तो गया था, मगर उसने थोड़ा चौंकते हुए नताशा की तरफ देखा। देखने पर नताशा काफी बदली बदली नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वह प्यार कहीं से भी झलक नहीं रहा था। तभी विक्रांत ने सवाल करते हुए पूछा, इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? पता है कितनी चिंता हो गई थी मुझे तुम्हारी। अपना सारा काम छोड़कर मैं पागलों की तरह तुम्हें यहां ढूंढता हुआ आया हूं, और तुम मुझे खुद के करीब आने से रोक रही हो। इतना सुनते ही नताशा के चेहरे पर अचानक एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, बड़े बेवकूफ हो तुम। इस पर विक्रांत ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? तुम तो प्यार करती हो ना मुझसे? इतना सुनते ही नताशा विक्रांत पर हंसने लगी। विक्रांत को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि नताशा को आखिर क्या हो गया है। तभी नताशा ने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के दुकानदार के प्यार में पड़ जाऊंगी? नताशा के मुंह से इस तरह का जवाब सुनकर विक्रांत अंदर तक हिल गया।
विक्रांत ने पूछा। मैं जानता हूं तुम यह सब जानबूझकर कह रही हो क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें डरा कर रखा है, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एक बार विश्वास करो मुझ पर, मैं सब ठीक कर दूंगा, नताशा ने कहा। अपने भ्रम से बाहर निकलो विक्रांत, सिर्फ शक्ल अच्छी हो जाने से उसकी हैसियत अच्छी नहीं हो जाती। तुम एक मामूली से दुकानदार हो और मुझ जैसी अमीर लड़की तुम्हें अपना प्यार तो क्या अपना दुश्मन भी नहीं बनाना चाहेगी। इतना कहते ही नताशा ने अपने बॉडीगार्ड्स बलवीर और अमनदीप को इशारा कर दिया, जिससे बलवीर और अमनदीप विक्रांत को दोनों तरफ से पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगे। विक्रांत को घसीटते हुए दोनों आदमी उसे गेट के बाहर फेंक देते हैं, मगर विक्रांत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसे अभी भी नताशा पर पूरा यकीन था। मैं जानता हूं तुम यह सब अपने पिता के कहने पर ऐसा कर रही हो, मैं तुम्हारी मजबूरी देख सकता हूं। विक्रांत यह बात चिल्लाते हुए बार बार कहे जा रहा था, मगर अगले पल नताशा अपने पिता अनुज सक्सेना के साथ बाहर आ गई। नताशा को सामने आता देख विक्रांत को थोड़ी राहत मिली, मगर इस वक्त अनुज के हाथ में बंदूक थी। अनुज अपनी बंदूक विक्रांत की तरफ ताने हुए कहते हैं, अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो यह गोली सीधे तुम्हारे सीने पर लगेगी। विक्रांत के सामने अब मौत खड़ी थी, पर बिना अपनी जान की परवाह किए विक्रांत नताशा की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले अनुज विक्रांत के सीने पर गोली चला पाते, तभी नताशा ने अपने पिता के हाथ से वह बंदूक छीन लिया। यह देख विक्रांत ने कहा, मैं जानता था तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी। जानता था मैं तुम अपने पिता के कहने पर नाटक कर रही थी। इस पर नताशा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चलो तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर दूं। यह कहते हुए नताशा ने अचानक विक्रांत के पैर पर गोली चला दी। विक्रांत घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत को जमीन पर तड़पता देख नताशा को अलग ही सुकून मिल रहा था। अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए नताशा ने कहा, जान लेने से ज्यादा तड़पाने में ज्यादा मजा है। नताशा की इस बेरहमी से विक्रांत अंदर तक टूट चुका था। नताशा को देखकर विक्रांत को अब घृणा होने लगी थी। तभी अनुज ने अपने दो आदमियों से कहा, इसे कहीं दूर फेंक आओ, हमें अब इसका चेहरा भी नहीं देखना। दो आदमी बलवीर और अमनदीप विक्रांत को किसी बीच सड़क पर छोड़ आते हैं। कुछ ही देर में उन सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस भी आ जाती है। 10 महीने बाद अनुज सक्सेना के घर में जश्नन भरा माहौल चल रहा था। यह जश्नन नताशा के जन्मदिन का था, जहां शाम के वक्त कई मेहमान आए हुए थे और नताशा का इंतजार कर रहे थे। मगर नताशा अपने कमरे में रात की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। एक खूबसूरत ड्रेस में नताशा कहर ढा रही थी। तभी अगले पल नताशा की मां मधु अंदर आ गई। मधु ने कहा, जल्दी करो नताशा, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, केक भी तैयार है। नताशा ने कहा, आप जाइए मां, मैं बस 2 मिनट में आती हूं। अपनी बेटी को खूबसूरत ड्रेस में तैयार होते देखकर मधु ने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, तुझे किसी की नजर न लग जाए। इतना कहकर मधु ने अपनी बेटी को काला टीका लगा दिया। तभी अनुज ने आवाज देते हुए कहा, अरे मधु, नताशा को बोलो जल्दी करें। मधु ने अपनी बेटी से कहा, मैं बाकी मेहमानों को देखने जा रही हूं, जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत लगाना। इतना कहकर मधु कमरे से बाहर चली गई। नीचे सभी मेहमान नताशा का इंतजार कर रहे थे। सभी अपने हाथों में नताशा के लिए तोहफा लाए हुए थे। कुछ ही देर में नताशा तैयार होकर नीचे आ जाती है। नीचे आते ही नताशा अपने सभी दोस्तों से मिलने लगती है। थोड़ी ही देर में नताशा के सामने एक बड़ा सा केक हाजिर हो जाता है। कैंडल्स को केक पर सजाकर रखा हुआ था। नताशा के साथ उसके दोस्त और परिवार भी इकट्ठे हो गए और सभी नताशा के लिए तालियां बजाने लगे। केक पर लगे कैंडल्स को नताशा जैसे ही फूंक मारने लगती है, तभी अगले पल अचानक डोरबेल की आवाज आ जाती है। डोरबेल की आवाज सुनकर सभी का ध्यान मुख्य दरवाजे की ओर चला जाता है। नताशा की मां मधु ने कहा, अब कौन हो सकता है इस वक्त? सारे मेहमान तो आ चुके हैं, अनुज ने कहा। शायद नताशा के और दोस्त रह गए होंगे। इतना बोलकर अनुज ने अपने नौकर बिरजू को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। नताशा भी इस वक्त थोड़ी हैरान थी कि अब इस वक्त कौन हो सकता है जबकि मेरे सारे दोस्त यहीं मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में वह नौकर बिरजू वापस आता है। अनुज ने कहा,
कौन है बाहर? अंदर बुलाओ उसे। इस पर उस नौकर ने कहा। मैंने जब दरवाजा खोला तो बाहर सामने कोई नहीं दिखा, पर जमीन पर एक तोहफा पड़ा हुआ मिला था और उस पर नताशा मैडम जी का नाम लिखा था। यह बताकर उस नौकर बिरजू ने वह तोहफा नताशा की तरफ बढ़ा दिया। साथ ही उस नौकर ने आगे कहा, इसके साथ एक चिट्ठी भी मिली है। नताशा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था, एक खास तोहफा एक खास इंसान के लिए, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना पढ़ते ही नताशा ने कहा, इसमें किसी का नाम ही नहीं लिखा, पता नहीं किसने दिया है। इस पर मधु ने कहा, जिसने भी दिया है प्यार से दिया है, रख ले इसे। नताशा की एक दोस्त ने नताशा के कान में कहा, लगता है कोई चाहने वाला होगा। नताशा इस बात पर मुस्कुरा पड़ी, मगर अभी भी वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन है जो बिना मिले और बिना नाम बताए यह तोहफा दे गया। नताशा की नजर अब बार बार उस तोहफे पर जा रही थी। उसे देखकर नताशा के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी थी। आखिर इस तोहफे में क्या हो सकता है? नताशा उस तोहफे को खोलकर देखना चाह रही थी, मगर सबके सामने वह खुद को ऐसा करने से रोक रही थी। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस तोहफे में जिसे खोलने के लिए मैं इतनी बेताब हो रही हूं? आज रात सोने से पहले इस तोहफे को खोलकर देखूंगी। यही विचार बनाकर नताशा अपने जन्मदिन की पार्टी अटेंड कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद नताशा के सभी दोस्त अपने अपने घर जा चुके थे। रात काफी हो चुकी थी और सभी घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे, मगर नताशा इस वक्त सोने की तैयारी में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अपने कमरे की रोशनी बंद करके नताशा खिड़की का दरवाजा खोलती है, जहां से चांद की रोशनी आ रही थी, और उसी रोशनी में नताशा उस तोहफे को धीरे धीरे खोलने लगती है। उस तोहफे के लिए एक अजीब सा पागलपन अचानक नताशा पर सवार हो रहा था। नताशा उस गिफ्ट रैपर को बड़ी ही बुरी तरह से फाड़ने लगी थी। उस गिफ्ट रैपर को फाड़ने के बाद नताशा उस काले डब्बे को गौर से देखने लगी थी, मगर नताशा जैसे ही उस काले डब्बे को खोलने लगी तो उसमें से एक अजीब सी गुड़िया नताशा को मिली। नताशा उस गुड़िया की तरफ हैरान भरी नजर से देखने लगी थी, क्योंकि वह गुड़िया बिल्कुल नताशा जैसी दिख रही थी। उस गुड़िया का चेहरा, उसकी आंखें, उसके बाल और यहां तक कि उसके कपड़े भी पूरी तरह नताशा से मेल खा रहे थे। एक पल के लिए तो नताशा को उस गुड़िया में अपना चेहरा दिख गया था। नताशा अभी भी हैरानी भरी नजरों से उस गुड़िया को देख रही थी, जैसे वह गुड़िया नताशा से कुछ कहना चाह रही हो। भले ही वह गुड़िया नताशा की तरह दिख रही थी, मगर उसका चेहरा काफी डरावना नजर आ रहा था। उसकी बड़ी आंखें चांद की रोशनी में अजीब तरह से चमकने लगी थी, और उसी चमकती आंखों में नताशा खो गई थी। उस गुड़िया को हाथ में लिए नताशा कई देर तक एक बेजान पुतले की तरह खड़ी रही थी। यहां तक कि नताशा की पलकें भी झपकना बंद हो गई थीं, मानो जैसे वह खुद एक बेजान गुड़िया बन गई हो। उसका शरीर भी अचानक बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। कमरे में एक अजीब सा माहौल बन गया था। रात के अब 2 बज चुके थे। अनुज कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे और उनके साथ उनकी पत्नी मधु भी सो रही थी। रात का सन्नाटा कमरे में पूरी तरह फैल चुका था, और इस सन्नाटे भरे माहौल में अचानक अनुज को नींद में अपने चेहरे पर एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई चीज उनके चेहरे को छूकर गुजर गई हो। इस वजह से अनुज की नींद टूट गई। नींद से जागते हुए अनुज की नजर जैसे ही सामने पड़ी तो उन्हें सामने अपनी बेटी नताशा खड़ी हुई मिली। अपनी बेटी को सामने पाकर अनुज ने कहा, क्या हुआ नताशा? और रात के 2 बज चुके हैं, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मगर अनुज को अपनी बेटी नताशा का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह बस एक जगह खड़ी होकर अपने पिता को घूर रही थी। अनुज को यह काफी अजीब लग रहा था। अनुज ने दोबारा से अपनी बेटी को आवाज दिया, मगर नताशा बस चुपचाप बिना हिले डुले अपने पिता को अजीब तरह से घरे जा रही थी। अचानक अनुज की नजर कमरे के दरवाजे के पास गई। वहां एक लड़के की धुंधली परछाई अनुज को साफ दिख रही थी। अनुज ने आवाज देते हुए पूछा, कौन है वहां? पर अगले पल वो परछाई अचानक अनुज की आंखों से ओझल हो गई। तभी उनकी नजर एक बार फिर सामने अपनी बेटी पर पड़ी। अनुज ने पूछा,
क्या हुआ नताशा, तुम इस तरह खड़ी क्यों हो और कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये पूछते हुए अनुज उठकर अपनी बेटी के पास गया। मगर बेटी के पास जाते ही अनुज ने गौर किया कि नताशा की आंखों की पुतलियों का रंग बदल चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां नीले रंग की दिख रही थीं। अनुज यह देखकर थोड़ा चौंक उठा। उसने नताशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा क्या हुआ तुझे? जवाब दे, कुछ तो बोल अपने पापा से। अनुज ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक नताशा ने अपने पिता का गला पकड़ लिया। नताशा की इस हरकत से अनुज बुरी तरह घबरा गया। इसके अगले ही पल नताशा ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने एक हाथ से पिता का गला दबोच लिया। अनुज की आवाज तक नहीं निकल पा रही थी और न ही वह खुद को नताशा की पकड़ से छुड़ा पा रहा था। पर अगले पल न जाने नताशा में इतनी ताकत कहां से आ गई कि अनुज का गला दबोचते हुए नताशा ने अपने एक हाथ से अनुज को ऊपर की तरफ उठा लिया। अनुज की जुबान अब बाहर तक आ चुकी थी। अनुज खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। मगर उसी पल मधु की नींद खुल गई। मधु ने जैसे ही आंख खोलकर सामने का नजारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि उनकी बेटी नताशा अपने बाप का गला दबा रही है। मधु ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नताशा छोड़ उन्हें, क्या कर रही है तू? वो तेरे पिता हैं। मगर इस वक्त नताशा को कोई होश नहीं था। मधु तुरंत उठकर नताशा के पास गई और उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिससे नताशा होश में आ गई और उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। अपना गला नताशा की पकड़ से छुड़ाते हुए अनुज जमीन पर गिरकर खांसने लग गया। यह देखकर नताशा ने कहा, क्या हुआ है पापा को और मैं इस कमरे में क्या कर रही हूं? नताशा को इस वक्त कुछ भी याद नहीं था। वह खुद को इस कमरे में पाकर हैरान दिख रही थी। मगर अपने पिता की खराब हालत को देखकर नताशा अपने पिता के पास गई। पर अनुज इस वक्त अपनी बेटी नताशा से काफी घबराया हुआ था। वो नताशा को अपने पास तक आने नहीं दे रहा था। तभी मधु ने नताशा पर भड़कते हुए कहा, यह क्या करने जा रही थी तू? अपने पिता की जान लेने जा रही थी। नताशा यह सुनकर काफी हैरान रह गई। नताशा ने हैरान होते हुए कहा, मां आप ये क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा करने की तो सोच भी नहीं सकती। इस पर मधु ने बताते हुए कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से देखा था कि तू किस तरह एक हाथ से अपने पिता का गला दबाते हुए ऊपर की तरफ उठा रही थी। यह अचानक तुझे क्या हो गया था? नताशा यह सुनकर काफी हैरान दिख रही थी, मगर साथ ही उसे जानकर दुख भी हो रहा था। वह शर्मिंदा होते हुए कमरे से बाहर चली गई। नताशा शर्मिंदा होते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। मगर कमरे के अंदर बढ़ते ही नताशा की नजर बिस्तर पर रखी उसी गुड़िया पर गई। वो गुड़िया अब देखने में काफी डरावनी लग रही थी। उसकी वह अजीब मुस्कान अब और भी ज्यादा अजीब और डरावनी नजर आ रही थी, मानो जैसे वह नताशा की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही हो। नताशा को अब उस गुड़िया से डर सा लगने लग गया था, लेकिन उस गुड़िया की चमकती नीली आंखें बार बार नताशा को अपनी ओर खींच रही थी। अचानक नताशा फिर से उस गुड़िया को घूरने लगी। उसे घूरते हुए नताशा उस गुड़िया के पास जाकर बैठ गई और देर तक उस गुड़िया को बिना पलके झपकाए घूरती रही। नताशा ने उस गुड़िया को अब अपने सीने से लगा लिया था, मगर तभी उस गुड़िया में से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज आने लगी थी और उसी पल धीरे धीरे नताशा की आंखों की पुतलियां भी एक बार फिर नीले रंग में बदल गईं। अचानक घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। रात धीरे धीरे काली होती जा रही थी और बादलों ने भी चांद को पूरा ढक लिया था। अगली सुबह अनुज ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। मधु सुबह का नाश्ता तैयार करके टेबल पर रख देती है। नाश्ता टेबल पर रखते ही मधु ने कहा, नाश्ता तैयार है। अनुज तैयार होकर टेबल के सामने कुर्सी पर बैठ गया, मगर अनुज की नजर अपनी बेटी नताशा को ढूंढ रही थी। अनुज ने सवाल करते हुए मधु से पूछा, ये नताशा कहां है? बिना नाश्ता किए ही कॉलेज के लिए निकल गई। इस पर मधु ने कहा, आप कॉलेज जाने की बात कर रहे हैं? वह तो कमरे से बाहर तक नहीं निकली। अनुज ने पूछा, क्यों? कॉलेज नहीं जाना उसने? मधु ने कहा, अरे कैसे जाएगी? सुबह सुबह बुखार चढ़ा लिया उसने। जब मैंने उसके कमरे में जाकर देखा
तब उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मगर एक चीज मुझे अजीब लगी। अनुज ने पूछा, क्या अजीब? मधु ने कहा, उसके पास एक अजीब सी गुड़िया थी और वह गुड़िया बिल्कुल नताशा की तरह दिख रही थी। यहां तक कि उसने कपड़े भी नताशा की तरह पहने हुए थे। मैंने जब उस गुड़िया को देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो नताशा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और मुझे जाने के लिए कह दिया। पता नहीं कल रात से उसे क्या हो गया है और वो गुड़िया कहां से आई। उसे देखते ही जी घबराने लगता है। कहीं वह उस तोहफे में से तो नहीं आई है गुड़िया। मधु की बात सुनकर अनुज के दिमाग में कुछ घूमने लगा। अपना नाश्ता खत्म करके अनुज काम पर जाने के लिए निकलने लगा। मगर जाने से पहले अनुज ने कहा, जाने से पहले एक बार नताशा से मिल लूं। कल रात की वजह से उसे ऐसा ना लगे कि मैं उससे नाराज हूं। यह कहकर अनुज अपनी बेटी के कमरे में चला गया। मधु भी उनके पीछे जाने लगी। नताशा के कमरे में बढ़ते हुए अनुज अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। नताशा बिस्तर पर उस गुड़िया को सीने से लगाकर बैठी हुई थी। उस गुड़िया को सीने से कसकर नताशा बड़ी ही अजीब आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे पड़े नजर आ रहे थे। यह देखकर अनुज ने अपनी बेटी को आवाज देते हुए बुलाया, नताशा। मगर नताशा बिना कुछ सुने ही अजीब आवाज में कुछ गुनगुनाए जा रही थी। तभी मधु भी वहां आ गई। नताशा को इस तरह देखकर अब वह भी थोड़ा हैरान रह गई थी। दोनों ही नताशा को पुकार रहे थे, मगर नताशा किसी को भी जवाब नहीं दे रही थी और ना ही उन दोनों की तरफ देख रही थी। तभी अनुज की नजर उस गुड़िया पर पड़ी जिसे नताशा अपने सीने से लगाकर बैठी थी। अनुज ने धीरे से उस गुड़िया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, मगर नताशा ने एक झटके से अनुज का हाथ जोर से पकड़ लिया। अनुज एक बार फिर घबरा गया। अनुज ने कहा, नताशा हाथ छोड़ो मेरा। नताशा ने एक शैतानी भरी नजर अनुज की तरफ देखा। नताशा बड़ी ही डरावनी तरीके से अनुज को घूरने लगी थी और साथ ही उसकी पकड़ भी पहले से ज्यादा मजबूत होने लगी थी। यह देखकर अनुज डर से हैरान रह गया। मधु एकदम से वहां आ गई और नताशा को डांटते हुए कहा, नताशा छोड़ अपने पापा का हाथ। यह कल रात से क्या हो रहा है तुझे? मगर अनुज को अब सब कुछ समझ में आने लग गया था। अनुज ने जोर लगाते हुए अपना हाथ नताशा की पकड़ से छुड़ा लिया। अनुज ने कहा, बस नताशा, अब बहुत हो गया। तुम यह सब इस गुड़िया के लिए कर रही हो ना? इस गुड़िया के जरिए वह फिर से तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। वही कह रहा है ना तुमसे ये सब करने के लिए। मगर मत भूलो, मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरे रहते वह लड़का तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता और ना उसकी कोई निशानी मैं तुम्हारे पास रहने दूंगा। इतना कहते ही अनुज ने एकदम से नताशा से वह गुड़िया छीन लिया। उस गुड़िया को छीनते ही नताशा जैसे बौखला पड़ी। अचानक नताशा ने एक भारी आवाज में अनुज से कहा, तेरी यह हिम्मत, अब देख तेरे साथ क्या होता है। इतना कहते ही नताशा भारी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बिस्तर पर अपना सिर बार बार पटकने लगी। उसकी भयानक हंसी की गूंज दोनों के रोंगटे खड़े कर रही थी। यह देखकर अनुज और मधु खौफ से हैरान रह गए और अगले पल नताशा बेहोश हो गई। मधु तुरंत नताशा के पास चली गई। नताशा, उठ बेटा, क्या हुआ तुझे? अपनी घबराई हुई आवाज में मधु नताशा को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर अनुज सब समझ गया था। वह तुरंत गुड़िया को हाथ में लिए कमरे से बाहर चला गया। अनुज को कमरे से जाता देखकर मधु भी उनके पीछे जाने लगी। मधु ने अनुज को रोकते हुए कहा, सुनिए, कहां जा रहे हैं आप? क्या आपने वह आवाज सुना? वो हमारी नताशा की आवाज नहीं थी, किसी शैतान की आवाज लग रही थी। जरूर किसी ने हमारी बेटी पर काला जादू किया है। आप यहीं रुकिए ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस पर अनुज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं इन सब के पीछे कौन है। मधु ने शक करते हुए कहा, विक्रांत, आपको भी लगता है यह सब विक्रांत करा रहा है? अनुज ने कहा, तो उसके अलावा यह काम और कौन कर सकता है? अभी भी उसने कोई सबक नहीं सीखा, यहां तक कि मैंने उसकी दुकान भी जला दी, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और दोबारा मेरी बेटी के पीछे पड़ गया। लगता है उसे उसकी औकात फिर से दिखानी पड़ेगी और अगर जरूरत पड़े तो मैं उसकी जान भी ले लूंगा। इतना कहते ही अनुज गाड़ी में बैठकर निकल गया।
मगर मधु की बेचैनी अब और भी बढ़ने लग गई। मन ही मन वह अब भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। इतने में गाड़ी ड्राइव करते हुए अनुज के दिमाग में बस यही बात चल रही थी, ये जरूर उस विक्रांत का काम होगा, मगर इस बार मैं उसे अपनी बेटी की जिंदगी में दोबारा आने नहीं दूंगा। यही सब सोचते हुए अनुज तेज रफ्तार से ड्राइव कर रहा था, मगर अगले पल अनुज की नजर सामने रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जहां पिछली सीट पर वह गुड़िया लेटी हुई थी। पर अचानक उस गुड़िया में हलचल सी होने लगी। कुछ ही पल में अनुज की आंखों के सामने वो गुड़िया अपने आप बैठ गई। यह देखकर अनुज की आंखें डर से बड़ी हो गईं और अगले पल उस गुड़िया ने अपनी मुंडी अनुज की तरफ मोड़ ली। यह देखकर अनुज ने एकदम से गाड़ी रोक ली और पीछे मुड़ते हुए पिछली सीट की तरफ घबराई हुई नजर से देखा। उस गुड़िया को देखकर अनुज को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। डर से उनके पसीने छूट गए थे। अनुज में इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह गुड़िया को हाथ भी लगा सके, मगर हिम्मत जुटाकर अनुज ने वह गुड़िया गाड़ी के बाहर फेंक दिया। उसे फेंकते ही अनुज थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाने लगा, मगर अचानक पिछली सीट से किसी के दो लंबे जले हुए हाथ निकलकर अनुज की तरफ बढ़ रहे थे। अनुज खौफ के मारे अपने होश खो बैठा और तभी उसकी गाड़ी सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गई। घर पर मधु को अपनी बेटी नताशा की चिंता सताई जा रही थी। नताशा के बदलते व्यवहार को देखकर मधु को नताशा के कमरे में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मधु के फोन पर एक नंबर से कॉल आया। मधु ने कॉल रिसीव करते हुए फोन कान पर लगाया, मगर जो फोन पर मधु को सुनने को मिला उसे सुनकर मधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अनजान शख्स ने फोन पर बताया, क्या आप मधु बोल रही हैं? आपके पति अनुज का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत बहुत गंभीर है, कृपया जल्दी आ जाइए। इतना सुनते ही मधु के हाथ से फोन छूट गया। वह तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। कई घंटे तक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मधु से कहा, मिस्टर अनुज सक्सेना अब खतरे से बाहर हैं। शुक्र है सही वक्त पर लोग उन्हें अस्पताल लेकर आ गए, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। यह सुनकर मधु ने राहत की सांस ली, मगर डॉक्टर ने आगे कहा, उनकी जान तो बच गई, मगर वह पहले की तरह नहीं चल पाएंगे। उन्हें पहले जैसा होने के लिए शायद कई साल भी लग सकते हैं। तब तक वह व्हील चेयर के सहारे ही चल पाएंगे। डॉक्टर की यह बात सुनकर मधु रो पड़ी, मगर डॉक्टर ने एक हैरान कर देने वाली बात मधु से कही। देखिए, एक बात मुझे हैरान कर रही है। मधु ने पूछा, कौन सी बात हैरान कर रही है डॉक्टर? डॉक्टर ने पूछा, क्या गाड़ी में आपके पति के साथ वहां कोई औरत मौजूद थी जो उनके साथ बैठी थी? इस पर मधु ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, नहीं तो वह तो अकेले ही घर से निकले थे और बिना ड्राइवर की गाड़ी में निकल गए थे। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि जब हमने उनके शरीर पर गहरे जख्म देखे थे तो हमें उनके गले और पीठ पर किसी के नाखूनों के खरोचने के गहरे निशान मिले थे। डॉक्टर की यह बात मधु को हैरान कर गई। तभी अचानक उन्हें उस गुड़िया का ख्याल आया। वो मन ही मन सोचने लगी, वो उस गुड़िया को अपने साथ ले गए थे, शायद उसी की वजह से यह हुआ हो। जब से वह गुड़िया आई है तब से हर जगह मनहूसियत छाई है। जरूर यह एक्सीडेंट उस गुड़िया की वजह से हुआ होगा। उस गुड़िया में जरूर कुछ है जो सही नहीं है। हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। मधु अब काफी घबरा गई थी, मगर ऐसे गंभीर हालात में उन्हें हिम्मत से काम लेना पड़ रहा था, क्योंकि मधु के कंधे पर इस वक्त काफी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। एक तरफ उन्हें अस्पताल में अपने पति अनुज को देखना था और घर पर नताशा का भी ध्यान रखना था। पूरे दिन अस्पताल में रहने के बाद मधु शाम के वक्त अपनी बेटी को देखने घर जाती है, मगर उन्हें क्या खबर थी कि घर पर एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। सूरज ढलने के बाद मधु घर पहुंचकर देखती है तो घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। मधु आवाज देते हुए नौकरों को बुलाने लगी थी, कहां हो तुम सब, और यह इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं एक दिन घर से बाहर क्या रही, तुम सब अपना काम भूल गए। इतना कहते ही मधु ने घर की लाइट ऑन कर दी, लेकिन घर में रोशनी होते ही मधु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि सामने देखने पर सारे सामान इधर उधर जमीन पर बिखरे पड़े थे।
दीवार पर लगे कई फोटो फ्रेम टूटकर जमीन पर गिरे पड़े थे, मगर मधु की नजर एक जगह थम गई। जमीन पर अनुज के फोटो फ्रेम पर लाल रंग से क्रॉस बना रखा था। जमीन पर टूटे फूटे सामान देखकर मधु डर से कांप उठी थी। तभी सोफे के पीछे बैठा एक नौकर मधु को घबराते हुए आवाज देने लगा। उस नौकर का नाम बिरजू था। मधु ने देखा कि बिरजू के माथे से खून बह रहा था और वह इस वक्त काफी घबराया और सहमा हुआ लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था। मधु ने बिरजू के पास जाकर पूछा, यह किसने किया और नताशा वो अभी कहां है? जवाब दो मुझे। मगर बिरजू इस वक्त कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। वह डर से सिहरता हुआ बस थर थर कांप रहा था। मधु ने उसे झकझोरते हुए पूछा, बताओ मुझे नताशा कहां है? नताशा का नाम सुनकर बिरजू और भी ज्यादा घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी बिरजू ने कांपते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। मधु इस इशारे को समझ नहीं पा रही थी। तभी ऊपर से एक आवाज आई जो काफी भारी और डरावनी थी। मां, आप मुझे ढूंढ रही हैं? मैं तो यहां हूं। इतना सुनते ही मधु डर से एक जगह थम गई। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाकर देखा, पर जो उन्होंने देखा वह किसी का भी रूह कंपा सकता था। नताशा ऊपर हवा में अजीब तरह से झूल रही थी। उसके लंबे घने बाल हवा में इधर उधर लहरा रहे थे। उसकी आंखें किसी भयानक शैतान की तरह सफेद दिख रही थी। नताशा शैतानी भरी नजरों से अपनी मां को घूर रही थी। अपनी मां की तरफ घूरते हुए नताशा ने शैतानी आवाज में कहा, देख मैंने तेरे पति और तेरी बेटी का क्या हाल कर दिया, अब तेरी बारी। इतना कहते ही नताशा अपनी मां मधु के ऊपर गिर गई। उसके गिरते ही नताशा ने अपनी मां मधु का गला दबाना शुरू कर दिया। मधु घबराते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी। मधु की चीख सुनकर सुरक्षा गार्ड बलवीर यादव दौड़ता हुआ अंदर आ गया। नताशा को अपनी मां पर हमला करते हुए देखकर बलवी भी हैरान रह गया। ऐसे हालात में वह नताशा पर बंदूक जैसे हथियार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, मगर उसे कुछ तो करना था। बलवीर नताशा को रोकने गया, मगर नताशा के अंदर बसे शैतान को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी और बलवीर इस बात से अनजान था। पर वह इतना समझ चुका था कि नताशा इतनी आसानी से किसी के पकड़ में नहीं आएंगी। इसलिए कोशिश करते हुए बलवीर नताशा को दोनों तरफ से पकड़ लेता है और बिरजू से रस्सी लाने के लिए कहता है। बिरजू भी उठकर तुरंत रस्सी लाने के लिए दौड़ा और थोड़ी ही देर में बिरजू रस्सी लेकर आ गया। बिरजू और मधु दोनों मिलकर बड़ी ही मुश्किल से नताशा को कुर्सी पर रस्सी से बांधते हैं, मगर नताशा कुर्सी से बंधकर भारी आवाज में जोर जोर से गुर्रा रही थी और अपनी सफेद आंखों से तीनों की तरफ घूर रही थी। यह सब देखकर तीनों बुरी तरह हैरान रह गए थे। उन तीनों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि नताशा को यह अचानक हुआ क्या, मगर इतना देखकर मधु को इतना मालूम जरूर हो गया था कि यह सब जो भी है उस गुड़िया से संबंधित है। मधु इतना सोच ही रही थी कि तभी उनकी नजर दूसरे सोफे के नीचे गई। मधु ने जब नीचे झुककर ध्यान से देखा तो वह बुरी तरह घबरा उठी। बलबीर और बिरजू ने पूछा, क्या हुआ? आपने सोफे के नीचे ऐसा क्या देख लिया? मधु ने कांपती आवाज में कहा, यह वही गुड़िया है जिसे आज सुबह अनुज लेकर गए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। हैरानी की बात यह है कि जब वह मेरी आंखों के सामने इस गुड़िया को ले गए थे तो यह गुड़िया अपने आप यहां वापस आई। कैसे आई? इतना कहते ही नताशा शैतानी आवाज में हंसने लगी। नताशा अब काबू से बाहर जा रही थी। मधु अब जान गई थी कि उसे आगे क्या करना है। मधु ने बलवीर से कहा, हम नताशा को ज्यादा देर तक इस रस्सी से बांधकर नहीं रख सकते। थोड़ी देर में वह यह रस्सी तोड़कर हम पर हमला करेगी। इस पर सुरक्षा गार्ड बलवीर ने कहा, तो आप बताइए हम क्या करें जिससे नताशा ठीक हो जाए? मधु ने कहा, हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो भी करेंगे वह पंडित जी ही करेंगे। मधु ने बिरजू से कहा, भोला कहां है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे उसे एक पंडित जी के पास भेजना है ताकि वह उन पंडित जी को यहां घर ला सके। इस पर बिरजू ने कहा, वो नताशा मैडम जी के कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है। मधु ने चौंकते हुए पूछा, बेहोश पड़ा है?
वह भी नताशा के कमरे में। कोई बताएगा मुझे मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? और बलवीर, तुम अंदर इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? मधु के इस सवाल से दोनों चुप रह गए, मगर बिरजू ने बताना शुरू किया। जब आप अस्पताल के लिए घर से निकल गई थी तब पूरा दिन शांति से गुजरा था, मगर शाम के वक्त आपके आने से थोड़ी देर पहले अचानक घर की सारी बत्तियां जलने बुझने लग गई। मैं और भोला कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक सारी बत्तियां एक साथ क्यों जल बुझ रही हैं। तभी हम दोनों को जलती बुझती रोशनी में नताशा मैडम कमरे के दरवाजे के पास खड़ी नजर आ रही थी और भोला को आवाज दे रही थी। भोला बिना कुछ समझे कमरे में चला गया, मगर थोड़ी ही देर में मुझे भोला की चीख सुनाई दी। मैं घबराते हुए कमरे की तरफ दौड़ा, पर जैसे ही अंदर जाकर देखा तो नताशा मैडम कहीं नजर नहीं आ रही थी, पर भोला जमीन पर बेहोश पड़ा मिला था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, तभी मेरी नजर ऊपर पंखे पर पड़ी। नताशा मैडम ऊपर पंखे पर अजीब तरह से लटक रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और मेरी तरफ गुस्से से घूर रही थी। ये देखकर खौफ से मेरा शरीर कांप उठा। नताशा मैडम मुझ पर हमला करने वाली थी। तभी मैं तुरंत कमरे से भाग गया, मगर नताशा मैडम किसी मकड़ी की तरह जमीन पर चलते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। तभी अचानक घर के सारे सजावट के सामान हवा में उड़ते हुए इधर उधर गिरने लगे। एक भारी शोपीस तो उड़ते हुए मेरे सर से जा टकराया। सब कुछ सुनने लेने के बाद मधु को अब पक्का यकीन हो चुका था कि यह किसी आत्मा का काम है जो हमारे घर घुस आई है। बलवीर ने भी सफाई देते हुए कहा, जिस शाम यह सब कुछ हो रहा था मुझे उस वक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मगर माफी चाहता हूं, मैं जरूरत पड़ने पर मौजूद नहीं रहा। इस पर मधु ने कहा, तुम्हें एक मौका देती हूं अपनी गलती सुधारने के लिए। मैं तुम्हें एक पंडित जी का पता देती हूं, तुम तुरंत उन पंडित जी को यहां लेकर आओ। इस वक्त सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं, वक्त नहीं है हमारे पास। इससे पहले नताशा एक बार फिर बेकाबू हो जाए, जल्दी से उन पंडित जी को लेकर आना होगा और उन्हें सब बताना कि क्या क्या हुआ था। भले ही बलवीर को इन सब पर यकीन ना हो, पर मधु का आदेश मानना था। मधु के आदेश का पालन करते हुए बलवीर तुरंत ही घर से निकल जाता है। बलवीर के जाते ही अचानक नताशा ने भारी आवाज में मधु से कहा, कुछ नहीं कर पाएंगे तेरा वह पंडित, तू नहीं जानती कि तू कितनी बड़ी शक्ति से उलझ रही है। इतना कहते ही नताशा जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी ही देर में बलवीर एक पंडित जी को घर में लेकर आ गया, मगर घर के अंदर कदम रखते ही पंडित जी नताशा की तरफ गौर से देखने लगे। मधु हाथ जोड़ते हुए पंडित जी से विनती करने लगी, पंडित जी देखिए ना, मेरी बेटी नताशा को क्या हो गया है, शायद किसी बुरी ताकत ने इस पर कब्जा कर लिया है। तभी उस पंडित ने नताशा की तरफ गौर से देखते हुए कहा, यह कोई आम बुरी ताकत नहीं है, ये एक शैतानी जिद्दी रूह है, मगर यह अपने आप नताशा के शरीर में कब्जा नहीं कर सकती। जरूर किसी ने इसे नताशा के पास भेजा है। इतना बोलते ही अचानक पंडित जी की नजर सोफे के नीचे गई। वो सोफे के पास जाते हुए नीचे झुक गए और नीचे झुकते ही उन्हें वह गुड़िया दिख गई। पंडित ने उस गुड़िया को हाथ में पकड़ते हुए कहा, यह एक श्रापित गुड़िया है। इस गुड़िया के जरिए इस शैतानी रूह को नताशा के शरीर में भेजा गया है। अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया तो यह शैतानी रूह तुम सबको मारकर नताशा को अपनी दुनिया में ले जाएगी। इस पर मधु ने एक बार फिर विनती करते हुए कहा, तो जल्दी कुछ कीजिए ना, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, मैं अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। थोड़ी ही देर में पंडित जी हवन कुंड की तैयारी करते हैं और सिंदूर से नताशा के आसपास गोल चक्र बनाते हैं। रस्सी से बंधी नताशा पंडित पर बौखला पड़ती है। अगले पल पंडित हवन कुंड में आग जलाकर मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। नताशा गुस्से भरी नजरों से पंडित जी को घूरने लगी थी और उन्हें धमकी देते हुए भारी आवाज में कहती, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बंद कर दे ये सब। मगर पंडित बिना रुके हवन कुंड के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करें जा रहा था, जिससे नताशा बुरी तरह भड़क जाती है। कुछ पल बाद नताशा रस्सी तोड़कर खड़ी हो जाती है। ये देखते ही सभी सदस्य डर से चौंक जाते हैं, मगर नताशा जैसे ही आगे बढ़ने के लिए गोल चक्र को पार करने लगती है, तभी एक तेज झटका नताशा को लग जाता है। मंत्र का जाप खत्म करके उस पंडित ने कहा, छोड़ दे यह नाकाम कोशिश, क्योंकि तू इस गोल चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगी।
पंडित की यह बात सुनकर नताशा भारी आवाज में गुर्राने लगती है। पंडित ने पूछा, छोड़ दे इसके शरीर को। नताशा ने भारी आवाज में कहा, मैं ऐसे ही इसके शरीर में नहीं आई हूं, मुझे किसी ने भेजा है, मुझे किसी ने अपनी साधना से प्राप्त किया है और उसके कहने पर ही मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश किया हूं। पंडित ने पूछा, कौन है वह, बता उसका नाम। इस सवाल पर नताशा किसी शैतान की तरह हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। उसकी यह भयानक हंसी साफ बयान कर रही थी कि जिसने भी यह शैतानी रूह को भेजा है या जिसने भी इसे सिद्ध से प्राप्त किया है वह बहुत शक्तिशाली होगा। तभी अगले पल उस पंडित ने कहा, ठीक है, मत बता, मगर तुझे इसके शरीर को छोड़ना होगा। इतना कहते ही पंडित ने उस श्रापित गुड़िया को हवन कुंड की आग में डाल दिया। उस हवन कुंड की आग में जलते ही अचानक नताशा के मुंह से एक काला धुआं बाहर निकला। उस धुएं में एक चमकती सफेद आंखें दिख रही थी और धीरे धीरे वो धुआं हवन कुंड की आग में भस्म हो गया। देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। पंडित ने मधु से कहा, अब घबराने वाली बात नहीं है, वह भयानक रूह नताशा के शरीर से जा चुकी है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। अनुज भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं, लेकिन अपने पिता को व्हील चेयर पर देखकर नताशा रो पड़ती है। मगर मधु उसे समझाते हुए कहती है, फिक्र मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मधु को पूरा विश्वास था कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, मगर उसे क्या पता था कि खतरा अभी सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ। आगे और भी बहुत कुछ देखना और सहना बाकी था। कोई था जो इस परिवार की खुशी को तहस नहस कर देना चाहता था। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद नताशा कॉलेज जाने लगती है, मगर अचानक कुछ दिन से नताशा की तबीयत एक बार फिर बिगड़ने लगी थी। हर रात सोते समय नताशा को अपने गले के आसपास एक चुभन सी महसूस होने लगती थी। नींद में नताशा को ऐसा महसूस होने लगता था जैसे कोई गर्म सुई उसके गले पर चुभ रहा हो। उस चुभन की दर्द की वजह से नताशा की नींद अक्सर बीच रात 3 बजे के करीब खुल जाया करती थी। मगर जब भी वह सुबह उठकर आईने में खुद को देखती तो नताशा हैरानी से चौंक जाती। हर सुबह नताशा को अपने शरीर पर चुभने के निशान पाए जाते थे। यह निशान देखकर एक बार तो मधु भी हैरान रह गई, मगर उन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। नताशा अपनी मां के कहने पर डॉक्टर को दिखाने जाती है, मगर डॉक्टर भी हैरान थे यह जानकर कि आखिर यह किस तरह का निशान है, और साथ ही टेस्ट रिपोर्ट्स में भी सब नॉर्मल आ रहा था, जो सबके समझ के बाहर था। दिन ब दिन नताशा के गले में दर्द बढ़ता जा रहा था और उसके साथ ही नताशा को अपने कंधे पर भी भारीपन सा महसूस होने लगा था। मगर यह अजीब चीजें सिर्फ नताशा तक ही सीमित नहीं थीं, बाकी सदस्यों पर भी इन अजीब चीजों से जूझ रहे थे। अचानक घर के 2 नौकर बिरजू और भोला कुछ महीने के लिए अपने गांव लौट जाते हैं। अचानक गांव में बिरजू के परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है, जिस वजह से बिरजू को 1 महीने के लिए अपने गांव लौटना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल भोला का भी था। उसके परिवार के सदस्य भी एक गंभीर बीमारी से जूझने लगते हैं। इसी कारण भोला को भी छुट्टी देनी पड़ती है। अपने पति अनुज का ख्याल रखने के लिए मधु को इन 2 नौकरों की बहुत जरूरत थी, मगर इंसानियत की खातिर मधु ने उन दोनों को छुट्टी दे दी थी। मधु को अब थोड़ा बहुत सुरक्षा गार्ड्स का सहारा था, मगर अचानक अमनदीप की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उसे भी ड्यूटी छोड़कर घर पर आराम करना पड़ गया था। अब बस अनुज के खास और वफादार सुरक्षा गार्ड बलवीर यादव ही रह गया था, जो इस परिवार के साथ बना रहना चाहता था। मगर मधु अब भी यह सोचकर परेशान थी कि सब कुछ ठीक हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और इन कुछ ही हफ्तों में इतना सब कुछ हो गया। बॉडीगार्ड बलवीर ने हिम्मत देते हुए कहा, आप घबराइए मत, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना आप लोगों के लिए करूंगा और आप लोगों की सुरक्षा करूंगा। इस पर मधु ने कहा, वह सब तो ठीक है, पर मुझे इस वक्त अपने पति और अपनी बेटी की ज्यादा फिक्र हो रही है। एक तो मेरे पति अनुज की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा और नताशा की भी तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमें। एक रात अनुज को नींद में एक डरावना सपना दिखता है। अनुज ने देखा एक बंद कमरा था
जिसके चारों ओर दीवार ही दीवार थे। न सांस लेने के लिए खिड़की थी और न बाहर जाने के लिए कोई दरवाजा था। उस कमरे में काफी अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में मध्यम सी रोशनी थी। उस मध्यम सी सफेद रोशनी में नताशा किसी बेजान पुतले की तरह खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अचानक अगले पल कई डरावने काले साए दीवारों से निकलकर नताशा के पास आ रहे थे। सारे काले साए नताशा के गोल गोल चक्कर काटने लगे थे। तभी एक बहुत ही भयानक दिखने वाला एक साया नताशा के करीब आया और नताशा के हाथ में एक बड़ा खंजर थमा दिया। देखते ही देखते नताशा ने उस खंजर से अपना गला बड़ी बेरहमी से काट दिया और उसके गले से खून का कटरा बहने लगा। यह खौफनाक मंजर देखकर अनुज ने अपनी आंखें एकदम से खोली और आंखें खोलते ही अनुज जोर जोर से हाँफने लगा। मधु ने उठकर अनुज को शांत कराया। डर से अनुज का पूरा बदन पसीने से भीग गया था। वह बस मधु से एक ही बात कहे जा रहा था, वो मेरी बेटी नताशा को ले जाएगा, वह उसे मार देगा। मधु ने शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाइए, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। हमारी नताशा कमरे में आराम से सो रही है, कुछ नहीं हुआ है उसे, आप भी सो जाइए। मधु के शांत कराने पर अनुज शांत हो जाता है, पर अगले पल अचानक नताशा की दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंजने लगती है। नताशा की दर्द भरी चीख सुनकर अनुज और मधु का दिल दहल जाता है। मधु घबराते हुए अपनी बेटी के कमरे की तरफ दौड़ने लगती है। अनुज भी व्हीलचेयर के सहारे नताशा के कमरे की तरफ जाने लगता है, मगर जैसे ही दोनों नताशा के कमरे में पहुंचकर देखते हैं तो उन दोनों की आंखें खौफ से बड़ी हो जाती हैं। सामने देखते हैं कि किसी अदृश्य शक्ति ने नताशा को बुरी तरह जकड़ रखा था। नताशा ऊपर हवा में बुरी तरह झटपटा रही थी। नीचे आने के लिए नताशा झटपटाए जा रही थी, मगर किसी अदृश्य शक्ति ने नताशा के शरीर को पूरी तरह जकड़ रखा था। नताशा अब मदद के लिए चिल्ला रही थी। मधु चाहकर भी अपनी बेटी तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि नताशा काफी ऊपर हवा में किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई थी। मगर अगले पल अचानक एक अदृश्य शक्ति ने नताशा को बुरी तरह जमीन पर पटक दिया था, जिससे नताशा घायल होकर जमीन पर गिर गई थी। मधु और अनुज तुरंत नताशा के पास आ गए, पर एक बार फिर नताशा दर्द के मारे चीख पड़ी। अचानक नताशा का हाथ पीछे की तरफ उल्टी दिशा में भयानक तरीके से मुड़ने लग गया। यह देखकर मधु का दिल बुरी तरह कांप उठा। अपनी बेटी नताशा का यह हाल देखकर अनुज और मधु पर इस वक्त क्या बीत रही थी, वह यहां शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे करके नताशा के हाथ पैर अपने आप भयानक तरीके से मुड़ने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति यह सब कर रही हो। धीरे धीरे नताशा की हड्डियां कड़कड़ाने लगी थीं। नताशा चीखते हुए अपनी मां से कहे जा रही थी, कोई मेरे शरीर को बुरी तरह मोड़ रहा है, मुझे बचा लो। मगर मधु इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अनुज भी इस वक्त लाचार और बेबस था। वह देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। उस वक्त किसी जरूरी काम के लिए बलवीर 24 घंटे के लिए कहीं गया हुआ था। इस वक्त अनुज और मधु दोनों ही बेबस और लाचार थे, मगर मधु हर तरीके से अपनी बेटी नताशा को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वह नहीं जानती थी कि अदृश्य शक्ति से लड़ना आसान नहीं था। वो रात उन तीनों के लिए सबसे काली रात थी। नताशा की दर्द भरी चीख थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। नताशा धीरे धीरे करके अपने माता पिता के सामने दर्द से तड़प रही थी, मगर एक मां अपनी बेटी को और तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। इसीलिए मधु पूरी जी जान लगाकर नताशा को सहारा देकर कमरे से बाहर ले आई थी, पर अभी भी एक अदृश्य शक्ति नताशा को मंदिर के पास जाने से रोक रही थी। मधु भी अब थक चुकी थी। नताशा जमीन पर अब अर्धमरी हालत में पड़ी हुई थी। मधु और अनुज एक दूसरे की तरफ देखकर नताशा की हालत पर रो रहे थे, पर अचानक घर का मेन डोर एक हवा के साथ अपने आप खुलने लगा। अनुज और मधु ने जैसे ही सामने देखा तो उन दोनों की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई थीं, मानो जैसे बीता हुआ कल वापस सामने आ गया। विक्रांत अपने कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खिल रही थी। मधु ने विक्रांत की तरफ आक्रोश भरी नजर से देखते हुए पूछा, तो यह तुम्हारा काम है? अनुज भी आक्रोश और गुस्से भरी नजर से विक्रांत की तरफ घूरने लगा।
इस पर विक्रांत ने कहा, अरे आप दोनों शांत हो जाइए। आपकी बेटी नताशा अभी भी जिंदा है। देखो, उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं मेरी वजह से। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं नताशा को इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। इस पर अनुज ने विक्रांत पर भड़कते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी बेटी नताशा को और तकलीफ दी तो वरना। इस पर विक्रांत ने बीच में बोलते हुए कहा, वरना क्या कर लेंगे आप? मेरा खुद तो चलने लायक नहीं रहे तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? ज्यादा से ज्यादा गोली चलाएंगे मुझ पर। चलाइए, पर अगर मुझे कुछ हुआ तो नताशा कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। विक्रांत की हैवानियत देखकर मधु को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मधु ने गौर करते हुए देखा कि विक्रांत के हाथ में एक गुड़िया थी जो नताशा की तरह दिख रही थी। मधु समझ गई कि अब आगे उसे क्या करना है। मधु ने पलक झपकते ही एकदम से विक्रांत के हाथ से वह गुड़िया छीन ली। विक्रांत ने चौंक कर देखा तो उसके हाथ में वह गुड़िया नहीं थी। मधु ने कहा, इस गुड़िया के जरिए तुमने मेरी बेटी पर काला जादू किया है ना? पिछली बार तुम ही ने वह शापित गुड़िया हमारे घर भेजी थी ना? मगर इस बार भी मैं अपनी बेटी को बचा लूंगी। यह कहते ही मधु उस गुड़िया को लेकर किचन में चली गई। विक्रांत ने उन्हें धमकाते हुए कहा, रुकिए, जोश में होश मत गवाइए। वो कोई आम खेलने वाली गुड़िया नहीं है, इसलिए वह गुड़िया आप मुझे दे दीजिए। पर मधु अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अनुज में भी अब हिम्मत आ गई थी। इतने में मधु गैस की आंच पर आग जलाती है। यह देखकर विक्रांत गुस्से से मधु पर झल्ला उठा। मैं कह रहा हूं वहीं रुक जा, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। अनुज ने कहा, मधु देख क्या रही हो? जला दो इस शापित गुड़िया को। मधु ठीक वैसा ही करती है। वह उस गुड़िया को जलती आंच पर रख देती है। उस जलती आंच पर रखते ही धीरे धीरे आग की लपटें उस गुड़िया को घेर लेती हैं। मधु और अनुज दोनों चैन की सांस लेने लगते हैं, यह सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर दोनों ही गलत थे। उस गुड़िया के जलते ही अचानक नताशा की दर्द भरी चीख एक बार फिर गूंज उठी। दोनों हैरान होते हुए नताशा की तरफ देखने लगे। नताशा के शरीर पर अचानक जलने के ताजे घाव दिखाई देने लगे थे। नताशा के शरीर से धुआं भी निकलने लगा था। यह दिल दहला देने वाला मंजर अनुज और मधु को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मधु समझ ही नहीं पा रही थी कि यह नताशा के साथ क्या हो रहा है। तभी अनुज ने चिल्लाते हुए मधु से कहा, मधु, वो गुड़िया हटाओ जल्दी से। उस जलती आंच पर से उस गुड़िया को हटाओ अभी। मधु ने तुरंत ही उस गुड़िया को जलती आंच से उठा लिया था। ऐसा करते ही मधु का हाथ भी थोड़ा बहुत जल गया। यह सब कुछ देखकर विक्रांत किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंस रहा था। अनुज और मधु हालात से लाचार होकर नताशा के लिए रो रहे थे। विक्रांत ने मधु से वह आधी जली गुड़िया वापस लेते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जोश में होश मत गवाना। पर अब सुनती कहां है? देख लिया ना मुझसे उलझने का नतीजा। मधु इस वक्त अपनी नम आंखों से अपनी नताशा को देख रही थी। विक्रांत ने कहा, आपको क्या लगा मैंने आपकी बेटी नताशा पर काला जादू किया है? नहीं आंटी जी, इसे काला जादू नहीं, इसे साधना कहते हैं। अपने माता पिता को खो देने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। ना तो काम में मेरा मन लगता था और ना पढ़ाई पर। तब मुझे एक किताब मिली जिसमें बड़े ही बारीकी से यह बताया गया था कि कठिन साधना से काली शक्तियों को कैसे सिद्ध किया जाता है और उन्हें अपने वश में करके कैसे उन काली शक्तियों को आदेश दिया जाता है। इस वक्त जो भी आपकी बेटी नताशा के साथ हो रहा है वह सब कुछ मेरे कहे अनुसार हो रहा है। ये जो गुड़िया आप देख रही हैं, इस गुड़िया में एक बहुत ही भयानक रूह बसी है और यह रूह मेरे इशारे पर चलती है, मेरे आदेश का पालन करती है। इसे ऐसे ही खत्म कर देना आसान नहीं है। यह सब बताते हुए विक्रांत एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। अनुज ने बौखलाते हुए विक्रांत से कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरी बेटी नताशा की जान के दुश्मन बने हो? तुम तो इसे प्यार करते थे, अचानक इतनी नफरत दिल में कहां से आ गई? तुम तो ऐसे नहीं थे। इस पर विक्रांत ने कहा, हां नहीं था, मैं ऐसा और न कभी ऐसा बनना चाहता था। 12 साल की उम्र में काली शक्तियों को सिद्ध करने के बाद मैंने कभी इस शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमेशा से मैं दूसराएं का भला करना चाहता था। मुझे ऐसा बनने पर तुमने और तुम्हारी बेटी ने मजबूर किया है, यहां तक कि तुमने मेरे पिता की आखिरी निशानी दुकान को भी जला डाला।
तू मुझे 2 कौड़ी का दुकानदार और गटर छाप बोलता था। हाँ देख इस 2 कौड़ी के बंदे को, आज उसने तेरी नताशा की क्या हालत कर दी। बहुत गुरूर था ना तुझे अपने पैसों पर, आज यही पैसे तेरे किसी काम नहीं आएंगे। मधु और अनुज विक्रांत की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ देख पा रहे थे। मधु ने कहा, विक्रांत मैं जानती हूं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर एक बार हमारी बात सुन लो, इस सब का असली कारण जान लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़ जाए। इस पर विक्रांत ने कहा,